आदमी और भी हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़का गुप्त साम्राज्य के बारे में कैसे जानता है। तभी आर्यन ने कहा, बताओ, तुम लोगों ने गुप्त साम्राज्य पर हमला क्यों किया था? तभी वह आदमी बोला, सच में मुझे कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे कुछ आदमी किसी गुप्त साम्राज्य में मारे गए थे। आर्यन को इस वक्त उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। तभी उसके हाथों से विघटन की शक्ति निकलने लगी। वह आदमी की पूरी ताकत धीरे धीरे आर्यन में जाने लगी। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आया तो वह चिल्लाने लगा और बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर राख बन गया। उसके बाद वह मुड़ा तो देखा कि वहां चालक यह सब देखकर बेहोश हो गया था। तभी आर्यन ने उस पर पानी छिड़का, जिससे उसे होश आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। आर्यन ने भी उससे कुछ नहीं कहा और सीधा जाकर रथ के अंदर बैठ गया। चालक ने भी रथ को एकेडमी की तरफ मोड़ दिया। कुछ देर बाद वे लोग एकेडमी पहुंच गए थे। एकेडमी एक टाइल पर स्थित थी, जिसके तीनों ओर खाई थी। वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस कारण वहां सख्त पहरा था। अगर कोई एकेडमी पर हमला करता तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती। आर्यन को यह इंसान बहुत दिलचस्प लग रहा था। तभी वह रथ से उतरा और उस चालक को एक बार देखा। जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, वह आदमी बिल्कुल सकपका गया। तभी आर्यन बोला, अच्छा होगा कि रास्ते में जो भी हुआ वह अपने तक ही रखना, वरना। वह बेचारा इतना डर गया था कि बोला, मालिक, आप विश्वास करें, आपकी बात क्या, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। आर्यन को थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को अब भी सबके सामने नहीं लाना चाहता था। ये सब उसके ट्रम्प कार्ड थे। इस वक्त गेट के पास कई छात्र खड़े थे। वहां अब भी बहुत चहल पहल थी, पर जैसे ही रथ आया, सभी सोचने लगे कि आखिर अब यहां कौन आया है। उसकी शक्ल देखकर सभी लोग अनुमान लगाने लगे। तभी उनमें से एक बोला, यह तो राजा का रथ है। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोग बहुत हैरान हो गए। वहां पर आरती और अभिजीत भी थे। वे दोनों वहां के मुख्य शिष्य थे। वो दोनों किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी उनकी भी नजर बग्घी पर पड़ी, पर जैसे ही उन्होंने बग्घी से आर्यन को उतरते देखा, दोनों बहुत हैरान हो गए। तभी आर्यन ने भी उन दोनों को देखा और उन्हें देखते ही दौड़कर आया और अभिजीत के गले लग गया, जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता हो। तभी आर्यन बोला, बड़े भाई, आप कैसे हो? तभी उसकी नजर आरती पर पड़ी, जो उसे बहुत हैरानी से देख रही थी। आरती बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, सीनियर आरती, मैं तो इस एकेडमी में शामिल होने आया था, लेकिन आप दोनों को देखकर बहुत हैरानी हुई और मैं खुश भी हूं कि मेरा ध्यान रखने के लिए पहले से कोई यहां है। उनकी बात सुनकर आरती बोली, पर एकेडमी में एडमिशन का तो टाइम खत्म हो गया है, तुम कैसे एडमिशन लोगे? तभी आर्यन आरती के थोड़ा करीब गया और बोला, सीनियर, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि घूस देकर कुछ भी कराया जा सकता है। उसकी बात सुनकर अभिजीत गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तभी आर्यन बोला, बड़े भाई, आप ना देखो, मैं द्वारपाल को कुछ दूंगा और वह मुझे सीधे अपने साथ लेकर चला जाएगा। फिर आर्यन द्वारपाल के पास गया और उसने उसे एक कार्ड दिखाया, जिससे द्वारपाल उसे घूरने लगा, क्योंकि जो टिकट आर्यन के पास था वो आज तक किसी के पास नहीं था। वह प्रिंसिपल के मुख्य स्टूडेंट का था। आर्यन को यह तो नहीं पता था कि वह क्या है, पर राजकुमारी जैस्मिन का रिएक्शन देखकर वह समझ गया था कि वह बहुत ही खास है। तभी द्वारपाल बोला, मेरे साथ आओ। इसके बाद वह उसे सीधे अंदर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले गया, जहां पर किसी का जाना मना था। वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल ही जा सकते थे। अब आर्यन भी वहां जा सकता था। तभी आर्यन के सामने एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया। उसने सोचा, क्या मैं यहां पर रहूंगा? तभी द्वारपाल ने कहा, नहीं, तुम उस साइड वाले क्वार्टर में रहोगे और जब प्रिंसिपल बुलाएंगी तभी उस घर में जा सकते हो। इसके बाद द्वारपाल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन उस पहाड़ी को बड़े ध्यान से देखने लगा। वह पहाड़ बहुत ही खूबसूरत था। कुछ पल के लिए आर्यन
उस पहाड़ी की खूबसूरती में खो गया। फिर उसने अपने सिर पर एक थपकी मारी और बोला, मुझे अब आराम करना चाहिए, इसे तो रोज देखना है। वहीं दूसरी तरफ द्वारपाल सीधे बड़े बुजुर्ग के पास पहुंच गया था। तभी उसने कहा, बड़े बुजुर्ग, आपने जिस लड़के के बारे में बताया था वह आ गया है। बड़े बुजुर्ग को अभी आर्यन का ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने पूछा, कौन सा लड़का? तब द्वारपाल बोला, प्रिंसिपल का डायरेक्ट स्टूडेंट। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग बहुत हैरान हुए और बोले, क्या वह आ चुका है? कहां है वह? तभी द्वारपाल बोला, बड़े बुजुर्ग, मैंने उसे उसके क्वार्टर में छोड़ दिया है, आप कहें तो उसे बुला लाता हूं। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग बोले, नहीं, उसे आराम करने दो, मैं खुद उससे कल मिलने जाऊंगा। यह सुनकर द्वारपाल ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही बड़े बुजुर्ग जल्दी से उठे और वहां से चल दिए। वहीं दूसरी तरफ मेन गेट के पास अभिजीत और आरती बस देखते ही रह गए। जानने के लिए सुनिए महाबली आर्यन सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। बुजुर्ग बोले, नहीं, उसे आराम करने दो, मैं खुद उससे कल मिलने जाऊंगा। यह सुनकर द्वारपाल ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही बड़े बुजुर्ग जल्दी से उठे और वहां से निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ मेन गेट के पास अभिजीत और आरती बस देखते ही रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हुआ क्या। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एकेडमी भी ऐसा करती है। उन्होंने कभी ये सब सुना भी नहीं था कि यहां ऐसा भी होता है। वो जानते थे कि एकेडमी रूल्स के मामले में बहुत सख्त है, इसीलिए वो लोग कभी भी गलती से भी कोई गलती नहीं करते थे। गलती करने पर एकेडमी बहुत सख्त सजा देती थी। उन्होंने अपना सिर झटका और वहां से चले गए। इधर आर्यन अपने क्वार्टर में अभी सो रहा था। न जाने कितने दिन हो गए थे उसे आराम से सोए हुए। तभी उसके कमरे में तुषार जी आ गए। उन्होंने आर्यन को जगाया और बोले, अभी आराम करने का समय नहीं है। उनकी बात सुनकर आर्यन नींद में ही बोला, मास्टर, मुझे थोड़ा तो आराम करने दीजिए ना। आपको मालूम है मैंने कितने दिनों से सही से आराम नहीं किया है। तभी तुषार जी बोले, देखो, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो ताकतवर बनना भूल जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। यह सुनकर आर्यन झट से उठ गया। तभी उसने कहा, ठीक है, चलिए, मैंने कब कहा रुकने को। फिर दोनों स्पेस वर्ल्ड में आ गए। वहां आने पर आर्यन ने देखा कि लीना के आसपास और भी रोशनी भर गई है, लेकिन उसे होश में आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तभी उसने पूछा, गुरुजी, क्या लीना होश में नहीं आएगी? क्या उसे होश में आना भी किसी निशानी का संकेत है? इस पर तुषार जी बोले, देखो, ये एक असली फीनिक्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि ये जब भी उठेगी बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर उठेगी। उनकी बात पर आर्यन ने हां में सिर हिला दिया और वहां पर अभ्यास करने लगा। उस वक्त आर्यन क्लाउड फिंगर के दूसरे लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगर वह उस स्तर पर पहुंच जाता तो फिर वह किसी भी मार्शल मास्टर के चरम स्तर से भी लड़ सकता था। कुछ देर अभ्यास के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे आर्यन बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी आर्यन ने अपनी उंगली को सामने के एक पेड़ की तरफ दिखाते हुए बोला, क्लाउड फिंगर की दूसरी सील। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से एक लहर निकली जो सीधे जाकर उस पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराते ही वह पेड़ कुछ ही देर में नीचे गिर गया। यही नहीं, वो शक्तियां वहीं नहीं रुकी, पेड़ के पीछे वाले पत्थर से भी टकरा गईं, जिससे वह पत्थर भी पूरी तरह धूल में बदल गया। तभी तुषार जी वहां पर आ गए। वे आर्यन की इस प्रगति पर बहुत खुश और आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि आखिर यह लड़का कितना जिद्दी है। आर्यन इस वक्त तक बहुत थक गया था, क्योंकि दूसरे स्तर को परफॉर्म करने में उसकी आधी से ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल हो गई थीं। उसने एक बूंद अमृत का पानी पिया और वहीं पर कल्टीवेशन करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी से सुनहरी शक्तियां निकलने लगी। फिर एक धमाका हुआ, जिसके बाद आर्यन मार्शल मास्टर के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद उस लीडर की पूरी ताकतें उसमें समाहित हो गईं और अमृत पीने के बाद उसमें और भी वृद्धि हो गई। तभी आर्यन बोला,
क्या मैं अब अपने परिवार के मार्शल आर्ट को दोबारा अभ्यास करूं? बहुत दिन हो गए हैं। तभी तुषार जी ने कहा, वो अभी तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। उसमें बहुत ज्यादा अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल होता है। जब तक तुम मार्शल बुजुर्ग तक न पहुंच जाओ, तब तक तुम उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी सच्ची आग नहीं है जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारी आग को रोक सकता है। इससे तुम कमजोर पड़ सकते हो। उनकी बात सुनकर आर्यन ने हां में अपना सर हिला दिया, लेकिन वह इस वक्त बहुत निराश हो गया था। तुषार जी उसको ऐसे नहीं देख पा रहे थे। वह बोले, बच्चे, मैं तुमको बहुत जल्द एक ताकतवर टेक्निक सिखा दूंगा जिसे तुम जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके पहले तुम्हें 5 तत्वों को जागृत करना होगा। तुम्हारे पास रोशनी की ताकत है जो दुनिया के चंद लोगों के पास होती है, और यह सबसे ताकतवर होती है। मेरे पास तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, पर तुम अपने तत्व को महसूस करो। उनके इतना कहते ही आर्यन वहीं पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपने तत्व की शक्ति को महसूस करने लगा। बहुत ध्यान लगाने के बाद भी उसे अपने तत्व का कोई पता नहीं लग रहा था, लेकिन आर्यन हैरान नहीं हुआ। वह कोशिश करता रहा। उसके चेहरे के भाव देखकर तुषार जी समझ सकते थे कि आर्यन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोले, बस आर्यन को देखते रहे। तभी उन्होंने अपने आप से कहा, आर्यन, तुम्हें यह करना ही होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिंदगियों का बोझ है। तभी उन्हें याद आया कि वे खुद कैसे मारे गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे लोग जरूर आएंगे, लेकिन इस बार उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं था। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा आर्यन के सर पर एक रोशनी छा गई। धीरे धीरे वह बढ़ने लगी, फिर वह इतनी तेज हो गई कि अब आर्यन को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी आर्यन जमीन से ऊपर उठ गया और धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। उसने अपनी आंखें खोली, जिससे 2 प्रकाश की धाराएं निकली और सामने के एक पेड़ से टकरा गईं। जानने के लिए सुनिए महाबली आर्यन सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। रीड, लाइक एंड शेयर एंड फॉलो फॉर मोर एपिक एडवेंचर्स। ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि आर्यन के सिर पर एक रोशनी छा गई। धीरे धीरे वह बढ़ने लगी। तभी वह इतनी तेज हो गई कि अब आर्यन को देखना भी मुश्किल लग रहा था। उसी समय आर्यन जमीन से ऊपर उठ गया और धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली, जिससे 2 प्रकाश की धाराएं निकली और सामने के एक पेड़ से टकरा गई। कुछ ही पल बाद वह पेड़ राख में बदल गया। आर्यन ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, गुरुजी, ये तो बहुत ही ताकतवर है। आखिर मैंने अपने तत्व पर काबू पा ही लिया। उसकी खुशी को देखकर तुषार जी बोले, तुमने ये तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास अभी और 3 एलिमेंट्स के सार हैं। तुम्हें उन्हें भी कंट्रोल करना होगा। उनकी बात सुनकर आर्यन बहुत हैरान हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? उसकी बात सुनकर तुषार जी को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अभी भी 3 एलिमेंट्स हैं, आग, बिजली और बर्फ। तुम्हारे पास बस इनका सार है। इन्हें काबू करने के लिए पहले तुम्हें इनके मूल को खोजना होगा। जैसे बिजली के लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां पर हमेशा प्राकृतिक बिजली गिरती है। आग के लिए तुम्हें सच्ची अग्नि को खोजना होगा, और बर्फ के लिए तुम्हें बर्फ का क्रिस्टल हासिल करना होगा। उनकी सारी बातें आर्यन के ऊपर से गुजर रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके गुरु उसे समझा क्या रहे थे। तुषार जी बोले, तुम्हें अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन एक बात जान लो। उनकी यह बात सुनते ही आर्यन एकदम बच्चे की तरह उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। तभी वह बोला, बोलिए मास्टर। तुषार जी बोले, अगर तुमने सभी तत्वों को हासिल कर लिया तो तुम्हारे सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक पाएगी। तब जाकर तुम इस दुनिया के शीर्ष पर खड़े होगे। ये सुनते ही आर्यन बहुत जोश में आ गया। तभी वह बोला, पर मास्टर, मेरे पास तो सभी तत्व हैं, हवा और पानी को छोड़कर। तभी तुषार जी बोले, नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ उनका सार है, न कि तत्वों की पूरी ताकत। तुम्हें उनका मूल प्राप्त करना होगा। वे लोग बात कर ही रहे थे कि आर्यन को एहसास हुआ कि कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। आर्यन तुषार जी से अलविदा लेकर
जल्दी से वापस असली दुनिया में आ गया। बाहर आते ही उसने जाकर दरवाजा खोला। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने कहा, मैं नीलम हूं, मास्टर की पहली शिष्या। आर्यन तो पहले कुछ वक्त तक उसे देखता ही रह गया। फिर वह होश में आया और बोला, मैंने आपकी बात समझी नहीं। तभी वह लड़की बोली, मैं मास्टर की पहली स्टूडेंट हूं। आर्यन थोड़ा हैरान लग रहा था। वह सोच रहा था कि उसके मास्टर ने कब दूसरी स्टूडेंट बना ली। तभी उसके कानों में तुषार की आवाज गूंजी, ये मेरी स्टूडेंट नहीं है, इसे लगता है कि तुम इसके मास्टर के शिष्य हो। इतना सुनते ही आर्यन को सब समझ में आ गया। उसने उस लड़की से विनम्रता से कहा, सीनियर बहन, मैं अभी भी मास्टर का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने तो उन्हें अभी तक देखा ही नहीं। तभी नीलम बोली, कोई बात नहीं जूनियर भाई, मास्टर ऐसे ही करती हैं, वो कभी जल्दी किसी के सामने नहीं आती, उन्हें कुछ लोगों ने ही देखा है। उसकी बात सुनकर आर्यन तुरंत बोला, क्या प्रिंसिपल लड़की है? उसकी बात सुनकर नीलम ने बस हां में सिर हिला दिया। आर्यन को बहुत हैरानी हो रही थी कि इतनी बड़ी एकेडमी की प्रिंसिपल एक लड़की है। तभी नीलम ने कहा, हमें अब ट्रेनिंग हॉल में चलना चाहिए, वहां पर हम सभी को बुलाया गया है। उसकी बात पर आर्यन ने भी हां में सिर हिला दिया और उसके साथ चलने लगा। तभी आर्यन ने जारा से नीलम के बारे में पूछा तो जारा ने बताया कि इसका पूरा नाम नीलम राजावत है और यह राजावत परिवार की तीसरी राजकुमारी है। उम्र 22 साल है। तभी आर्यन ने पूछा, ये राजावत परिवार कौन है? तो जारा ने बताया, राजावत परिवार बगल के साम्राज्य का शाही परिवार है, इसके पिता वहां के राजा हैं। आर्यन इस वक्त हैरान होकर बस नीलम को देख रहा था। तभी उसके कानों में जारा की आवाज आई, यह मार्शल राजा के तीसरे स्तर पर है और इसका तत्व लकड़ी है। आर्यन ने सिर हिला दिया, क्योंकि लकड़ी भी एक रेयर तत्व थी और इतने कम उम्र में मार्शल राजा तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी नीलम बोली, जूनियर भाई, तुम इतना लेट कैसे हो गए? आर्यन उसे सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने बात को टालते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था जिसकी वजह से लेट हो गया था। अब तो आ गया हूं, अब सब ठीक है ना? उसकी बात पर नीलम ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान देखकर तो आर्यन बस उसमें ही खो गया था। वे लोग ऐसे ही बात करते करते ट्रेनिंग हॉल में आ गए, लेकिन जैसे ही वहां के लड़कों ने नीलम के साथ आर्यन को मुस्कुराते हुए बात करते देखा, उनके अंदर जलन की आग फैल गई। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, ये लड़का मरना चाहता है क्या? इसे नहीं पता कि सीनियर नीलम को बड़ेबाजी सुशांत पसंद करते हैं, लेकिन ये फिर भी सीनियर नीलम से हंस हंस कर बातें कर रहा है। उसकी बात सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोला, लगता है ये मरने वाला है। तभी भीड़ से एक लड़का निकला और बोला, ये कचरा यहां क्या कर रहा है? उसकी बात पर सभी लोगों का ध्यान उस पर गया। जब सभी लोगों का ध्यान उस पर गया तो वह पहले हड़बड़ा गया, फिर खुद को शांत किया। क्या आर्यन उन सभी तत्वों के मूल तक पहुंच पाएगा जिनका सार उसके भीतर है, या उसकी शक्ति ही उसके पतन का कारण बन जाएगी? जानने के लिए सुनिए महाबली आर्यन सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। एक लड़का हंसते हुए बोला, लगता है ये मरने वाला है। तभी भीड़ में से एक लड़का निकला और बोला, ये कचरा यहां क्या कर रहा है? उसकी बात पर सभी लोगों का ध्यान उस पर गया। जब सभी लोगों का ध्यान उस पर गया तो वह पहले हड़बड़ाया, फिर खुद को शांत किया। तभी उनमें से एक लड़का बोला, क्या तुम इसे जानते हो? तभी वह लड़का जो पहले बोला था कहने लगा, हां, मैं जानता हूं, ये हमारे परिवार का कचरा है जिसे हमारे घर से धक्का मारकर निकाल दिया गया है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने पहली बार उन लोगों पर ध्यान दिया। उसने देखा ये कोई और नहीं, कार्तिक का बड़ा भाई करण रायजादा था। आर्यन जानता था कि वह ट्रिनिट्रा एकेडमी में पढ़ता है, पर उसे यह मालूम नहीं था कि उससे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। आर्यन ने उसे देखकर बस एक मुस्कान दी और नीलम के साथ आगे बढ़ने लगा। वह अभी इतनी जल्दी किसी से झगड़ा नहीं लेना चाहता था, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। करण आर्यन के आगे जाकर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये एकेडमी कचरों के लिए नहीं है। आर्यन ने फिर उसे इग्नोर किया और दूसरी तरफ जाने लगा, पर करण
आज फुल मोड में था। उसने कहा, तुमको जाने के लिए किसने कहा? आर्यन को अब गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार करण को उदासी से देखा और कहा, और तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? तभी करण बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे बहस करो? उसने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा की और आर्यन पर हमला करने बढ़ा। आर्यन अभी भी उसे उदासी से देख रहा था। उसको आते देखकर भी उसने कुछ नहीं किया और उसे देखता रहा। नीलम को उसकी फिक्र होने लगी, जिससे वह आगे बढ़ने वाली थी कि आर्यन ने उसे रोक दिया। फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़ा। इस वक्त वह कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसे देखकर वहां के सभी लड़के बहुत हैरान थे। उन्हीं में से कोई बोला, यह लड़का पागल हो गया है कि उसका मुकाबला ऐसे ही कर रहा है। लेकिन आर्यन ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह अपने जगह से गायब हो गया और जाकर सीधे करण को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे करण वहां से उड़ता हुआ एक दीवार से टकरा गया। कुछ पल के लिए तो वहां पर कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। तभी उनमें से एक लड़का बोला, आखिर यहां हुआ क्या? सीनियर भाई तो अभी हमला करने जा रहे थे, लेकिन वो दीवार से कैसे टकरा गए? उनकी बात सुनकर सभी लोग होश में आए। उसके बाद उन सब की नजर करण पर पड़ी, जो इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके 5-7 दांत बाहर गिरे हुए थे। उसके मुंह से खून आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आर्यन के लिए नफरत थी। आर्यन ने उन सभी को एक बार देखा और नीलम से बोला, चलो यहां से। उसकी बात सुनकर नीलम को होश आया। भले ही किसी ने न देखा हो, पर नीलम ने साफ साफ देखा था कि आर्यन ने बिना किसी ताकत के एक मार्शल मास्टर को एक चांटे में उड़ा दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्यन कितना ताकतवर था। तभी आर्यन बोला, सीनियर बहन नीलम, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात पर वह होश में आई और आगे बढ़ने लगी। अब किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि आर्यन कितना क्रूर था। वे दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही 2 लड़के जाकर करण से पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे परिवार का कचरा है? तभी करण बोला, वह मेरे परिवार से नहीं है। वह और उसकी मां हमारे यहां रहने के लिए आए थे, बस। करण के दोस्त करण को लेकर एकेडमी अस्पताल में चले गए। वहीं यह बात सुशांत तक पहुंच गई थी, जो वहां के मुख्य स्टूडेंट्स की टॉप 10 पोजीशन में था। पर जैसे ही उसे मालूम हुआ कि आज कोई लड़का नीलम के साथ घूम रहा है, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद से कहा, लगता है बच्चे, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। कोई बात नहीं, अब इसे कम कर ही देते हैं। तभी उसने एक लड़के को बुलाया और उससे बोला, जाओ और उस नए लड़के से कह देना कि उसे राजकुमार ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने अपना सर हाँ में झुकाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही सुशांत, जो अभी तक शांत था, वह उठा और वहां से निकल गया। वह सीधे एकेडमी से बाहर आ गया और एकेडमी से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में गया। वहां पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने बूढ़े को एक कार्ड दिखाया, जिससे उस बूढ़े ने अपने खटिये को हटा दिया और वहां पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सुशांत उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर जाते हुए उसने देखा कि उस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा गुप्त महल था। उस महल में काले कपड़ों में लोग बैठे हुए थे। तभी वह साइड फ्रंट डेस्क पर चला गया। वहां जाकर उसने अपना कार्ड दिखाया और बोला, मुझे मौत के सौदागर से मिलना है। उसकी बात सुनकर वो डेस्क वाली लड़की बहुत ही हैरान हो गई थी, क्योंकि मौत का सौदागर बहुत ही खतरनाक हत्यारा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, वह बहुत ही महंगा था। उसे काम करवाने के लिए बहुत ही मोटी रकम देनी पड़ती थी। तभी सुशांत बोला, मुझे वह कहां मिलेगा? तब वह लड़की बोली, ग्राहक कृपया सब्र करें, वो जैसे ही हमसे कांटेक्ट करेंगे हम उन्हें बता देंगे। तभी सुशांत ने उसे कुछ कोड बताए और बोला, वो जैसे ही आए उनको ये बता देना। उसकी बात पर उस डेस्क वाली लड़की ने हां में सर हिला दिया, जिसके बाद सुशांत वहां से चला गया। आर्यन ने बिना किसी शक्ति के कारण जैसे खतरनाक लड़के को एक छांटे में दीवार से टकरा दिया। आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत छुपी है जो वो खुद भी अब तक किसी से नहीं बांटना चाहता? बताए और बोला, वो जैसे ही आए उनकी ये बात बता देना।
उसकी बात पर उस डेस्क वाली लड़की ने हाँ सर में सिर हिला दिया, जिसके बाद सुशांत वहां से चला गया। उसके जाते ही डेस्क वाली लड़की ने अपना पसीना पोंछा, क्योंकि सुशांत के पास जो कार्ड था वह एक प्रीमियम ग्राहक का था। इधर आर्यन और नीलम घूमकर अपने अपने रास्ते चले गए थे। तभी किसी ने आर्यन का दरवाजा खटखटाया। आर्यन जैसे ही दरवाजा खोलता है, वहां एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक घमंड साफ झलक रहा था। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बड़े भाई, सुशांत ने तुम्हें बुलाया है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपना सिर थोड़ा खुजलाया। तभी उसे याद आया कि सुशांत वही है जो नीलम के पीछे पड़ा है। आर्यन बोला, जाकर अपने बड़े भाई से कह दो कि अगर उससे कुछ काम है तो वो आए, और अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो फिर परेशान करने लायक नहीं रहोगे। आर्यन की बात सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जुबान लड़ाओ। आर्यन जैसे ही इस एकेडमी में आया था, हर कोई बस उसे धमका ही रहा था। तब वह पूरी तरह बोर हो गया था। वह सोच रहा था कि अब कुछ करना होगा, नहीं तो लोग ऐसे ही उसका वक्त खराब करते रहेंगे। उसके पास वक्त की ही कमी थी। आर्यन कुछ बोले बिना आगे बढ़ा और उस लड़के को 3-4 थप्पड़ लगा दिए, जिसकी वजह से उस लड़के के गाल बिल्कुल सूज गए। उसके 2-3 दांत भी टूट गए थे। वो फिर आर्यन को धमकाने जा रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे और 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। अब उस लड़के की कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वह उठा, एक बार आर्यन को घूरा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन उठा और अंदर चला गया। फिर वह अपने स्पेस वर्ल्ड में चला गया। इधर राजधानी में दूसरी तरफ साजिद और वाजिद को पता चल गया था कि किसी ने आर्यन को मारने की सुपारी दी है। पर यह बात कोई नहीं जानता था कि उस सीक्रेट ग्रुप के असली मालिक साजिद और वाजिद ही थे। तभी साजिद सामने वाले आदमी से बोला, कौन है जो यंग मास्टर को मारना चाहता है? उसकी बात सुनकर वह आदमी बोला, लीडर, वो कोई और नहीं, तीसरा राजकुमार है। इससे पहले भी उसने राजकुमारी को मारने के लिए आदमी हायर किया था, लेकिन यंग मास्टर ने सभी को मार दिया था। उसकी ये बात सुनते ही साजिद और वाजिद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अब इस शाही परिवार की बहुत ज्यादा ही हिम्मत बढ़ने लगी है। तभी वाजिद जी बोले, क्या तुम्हें और कुछ मालूम है? तो वह आदमी बोला, लीडर, उसने राजकुमार को कर डेथ मैच के लिए चैलेंज करने वाला है। इस बात पर साजिद जी थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, एक काम करो, एकेडमी में ही रहना, पर जैसे ही यंग मास्टर कमजोर पड़े या उन पर कोई खतरा आए, उसके पहले ये सील फाड़ देना। आदमी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, बस हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही साजिद जी वाजिद से बोले, ये बेवकूफ नहीं जानते कि वो किसको नुकसान पहुंचाने को सोच रहे हैं। उसके बाद दोनों भाई वहां से गायब हो गए। उधर आर्यन इस वक्त अपनी स्पेस वर्ल्ड में था। इस समय उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी छाई हुई थी। तभी एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वह इस वक्त मार्शल मास्टर के दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच गया था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें सुनहरी लग रही थीं। कुछ पल बाद सब कुछ शांत और निर्मल हो गया। आर्यन खड़ा हुआ। अब उसे वहां रहना बोरिंग लग रहा था। वह उठा और स्पेस वर्ल्ड से बाहर आ गया। तभी ज़ारा ने उससे कहा, होस्ट, आपको टास्क पूरा करना होगा। आपको किसी भी लेवल 4 के बीस्ट को मारना होगा। उसकी बात सुनकर आर्यन बहुत हैरान हो गया। क्या बोली? रैंक 4 का जानवर? तुम जानती हो ना कि एक रैंक 4 का जानवर मार्शल राजा के बराबर होता है। ज़ारा बोली, होस्ट, ये टास्क आपको पूरा करना ही होगा। उसके बाद ज़ारा शांत हो गई। आर्यन ने कई बार पुकारा, लेकिन ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से आर्यन ने एक आह भरी और बाहर जाने लगा। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, तभी एक मीठी आवाज गूंजी। आर्यन जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि नीलम अपने चेहरे पर मुस्कान ली उसी की तरफ आ रही थी। तभी आर्यन बोला, हाँ, जा रहा हूं मिशन हॉल, कोई टास्क लेने। उसकी बात सुनकर नीलम भी उसके साथ चलने लगी। आर्यन ने जब देखा कि नीलम उसके साथ चल रही है, तो उसने पूछा, आप कहां जा रही हैं? तभी नीलम बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी रक्षा के लिए। उसकी बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए झिझकते हुए बोला,
सीनियर, क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहती हैं? तभी नीलम बोली, मास्टर ने कोई और स्टूडेंट नहीं बनाया है और मुख्य पर्वत पर किसी का आना मना है। इसी वजह से मैं यहां अकेली बोर हो जाती हूं। जब यह आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ। उसके बाद दोनों वहां से चले गए। आर्यन और नीलम जब वहां पुत्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहां पर सभी लोग उन दोनों को देखने लगे क्योंकि वहां पर नीलम बहुत ज्यादा फेमस थी। नीलम त्रिनेत्र एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। आज तक कोई भी लड़का नीलम के पास नहीं आ पाया था क्योंकि वह सबसे दूर दूर रहती थी। बहुत सारे लड़के नीलम से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज तक उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन आज उसे आर्यन के साथ देखकर वहां के सभी लोग बहुत हैरान हो गए थे। तभी आर्यन आगे बढ़ा और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोला, मुझे कोई मिशन चाहिए। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोली, आप साइड में लगे किसी भी मिशन को ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन साइड में लगी लिस्ट की तरफ देखने लगा। देखा कि साजिद और वाजिद को पता चल जाता है कि किसी ने आर्यन को मारने की सुपारी दी है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, तीसरा राजकुमार है। साजिद खबर देने वाले आदमी को छिपकर आर्यन की मदद करने को बोलकर भेज देता है। जारा आर्यन को एक टास्क देती है जिसमें उसको एक रैंक 4 के जानवर को मारना होता है। जारा की बात सुनकर आर्यन बहुत हैरान होता है, लेकिन हारकर मिशन हॉल जाने लगता है। तभी नीलम भी उसके साथ जाने की जिद करती है, जिससे आर्यन को मानना पड़ता है। उसके बाद दोनों मिशन हॉल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक साथ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नीलम कभी किसी लड़के से बात करना तो दूर देखती भी नहीं थी। इससे सभी लड़कों को आर्यन से जलन होने लगती है, लेकिन आर्यन उन पर ध्यान नहीं देता है और डेस्क वाली लड़की से जाकर किसी मिशन के बारे में पूछता है। तो डेस्क वाली लड़की उसे साइड में जाकर लिस्ट पढ़ने को बोलती है। अब आगे उसकी बात सुनकर आर्यन साइड में लगी लिस्ट की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि कई सारे मिशंस टांगे हुए थे। अलग अलग मिशन में अलग अलग इनाम थे। तभी उसकी नजर एक मिशन पर पड़ी जिसमें इनाम में एक रैंक 2 आत्मीय खजाना था। इसमें एक रैंक 4 की छिपकली के कोर को लाना था। यही नहीं, उसके अंदर और भी इनाम थे, मगर कोई भी उस मिशन को लेना नहीं चाहता था। तभी आर्यन ने उस डेस्क वाली लड़की से कहा, मुझे यह मिशन चाहिए। जैसे ही उस लड़की ने उस मिशन को देखा, वह बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। जिस मिशन को कोई भी पूरा नहीं करना चाहता था, उसे एक सामान्य स्टूडेंट लेना चाहता था। इस मिशन को तो कोई मुख्य स्टूडेंट भी नहीं लेता था, या यूं कहें कि यह मिशन सबसे खतरनाक माना जाता था। लेकिन फिर भी उस लड़की ने आर्यन से पूछा, क्या आपको यही मिशन चाहिए? उसके पूछते ही आर्यन ने दोबारा हां में सिर हिला दिया। उसके इतना कहते ही वहां पर हंगामा मच गया। सभी स्टूडेंट तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन आर्यन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही एक लड़का बोला, क्या यह पागल हो गया है? वो छिपकली मार्शल राजा के चरम पर है। उसे कोई मुख्य स्टूडेंट भी नहीं मार सकता। क्या यह लड़का उसको मार पाएगा? उन सभी में बात ही हो रही थी कि उनमें से एक लड़का बोला, क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि सीनियर नीलम भी उस लड़के के साथ थी? इसलिए उसने यह मिशन लिया है। उनमें से किसी को तो यह मालूम नहीं था कि नीलम कितनी ताकतवर थी, लेकिन एक बेस ब्रजेश, जो मुख्य रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, वह एक बार नीलम से लड़ा था। नीलम ने उसे 2 चालों में ही हरा दिया था। वहीं आर्यन और नीलम इन सभी बातों से बेखबर एकेडमी से निकल गए थे। उनके जाने की बात सुशांत तक पहुंच गई थी। जब उसने सुना कि आर्यन ने उस छिपकली वाली मिशन को लिया है, तो वह बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो क्या, मुख्य स्टूडेंट भी इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। तभी उसने सामने वाले लड़के से कहा, मुझे लग रहा था कि इस लड़के को मारना बहुत परेशानी की बात है, लेकिन उस वक्त ऊपर वाला भी मेरे साथ है। उसने सामने वाले लड़के से, जो उसका बटलर था, कहा, उसके पीछे अपने कुछ आदमियों को भेज दो।
अगर वह बच भी जाए तो उन्हें बोल देना कि वे लोग उसे जंगल में ही मार दें। उसकी बात पर बटलर ने हां सर में सिर हिलाया और वहां से चला गया। सुशांत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी वह खुद से बोला, नीलम, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वह अपने कक्ष के अंदर चला गया। वहीं आर्यन और नीलम इन सभी साजिशों से बेखबर एकेडमी से बाहर आ गए थे और जंगल की तरफ जाने लगे। तभी नीलम ने सीटी मारी, जिससे वहां पर एक चील आई। यह एक रैंक 3 का पक्षी था। उसे देखते ही आर्यन नीलम की तरफ देखने लगा। तभी नीलम बोली, यह मेरा साथी पंछी है। उसके इतना कहते ही आर्यन थोड़ा सा हैरान भी हुआ। वह भी आसमान में उड़ने की खुशी से मुस्कुराने लगा। नीलम जाकर चील पर बैठ गई और आर्यन को इशारा किया। उसके इशारा करते ही आर्यन भी जाकर चील पर बैठ गया। वहीं उनसे कुछ दूर पर 2 काले कपड़ों वाले आदमी उन्हें देख रहे थे। आर्यन और नीलम दोनों जंगल के अंदर काली पहाड़ी की तरफ जाने लगे थे। जानकारी के मुताबिक वह चिपकली काली पहाड़ी पर रहती थी। उस पहाड़ी पर हमेशा कोहरा छाया रहता था, जिसकी वजह से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस पहाड़ी पर बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। आर्यन और नीलम कुछ ही देर में काली पहाड़ी की सीमा के करीब पहुंच गए थे। उन्हें अभी से ही उस पहाड़ी का खतरा समझ में आने लगा था। नीलम की चील भी आगे जाने से डर रही थी। तभी आर्यन चील से उतरा और नीलम से बोला, इसे यहीं पर रहने दो, हमें आगे अकेले ही जाना होगा। उसकी बात सुनकर नीलम भी चील से उतर गई। उसने चील को थोड़ा सहलाया और बोली, घबराना मत, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। नीलम की बात सुनकर चील ने अपना सिर हिला दिया, जैसे वह उसकी सभी बातों को समझ रही हो। फिर वह वहां से उड़ गई। उसके जाने के बाद नीलम ने आर्यन से कहा, मुझे यहां बहुत खतरा लग रहा है। तुमने किस वजह से इस मिशन को लिया है? उसकी बात पर आर्यन बस मुस्कुरा दिया। जानने के लिए सुनिए महाबली आर्यन सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। रीड, लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर एडवेंचर्स। और नीलम से बोला, इसे यहीं पर रहने दो, हमें आगे अकेले ही जाना होगा। उसकी बात सुनकर नीलम भी चील से उतर गई और चील को थोड़ा सहलाया और बोली, घबराना मत, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर चील ने अपना सिर हिला दिया, जैसे कि वह उसकी सभी बातों को समझ रही थी। तभी वह वहां से उड़ गई। उसके जाने के बाद नीलम ने आर्यन से कहा, मुझे यहां पर बहुत खतरा लग रहा है। तुमने किस वजह से इस मिशन को लिया है? उसकी बात पर आर्यन बस मुस्कुरा दिया। वो क्या बताता कि वह मजबूरी में यह आया है। उसे इस इनाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जारा की वजह से उसे यह मिशन पूरा करना पड़ रहा था। फिर भी आर्यन ने नीलम को कोई जवाब नहीं दिया और बोला, आपको डर लग रहा है तो आप अभी भी जा सकती हैं। उसकी बात पर नीलम को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह पैर पटकते हुए आगे बढ़ी और बोली, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एकेडमी के सभी लड़के मुझसे डरते हैं। किसी की इतनी मजाल नहीं कि वह मुझसे बदतमीजी भी कर सके। आर्यन उसकी बातों पर बस हां में सिर हिला रहा था। वे लोग कुछ ही आगे चले थे कि उनके कानों में एक आवाज गूंजी। आर्यन को थोड़ा गड़बड़ महसूस हुआ। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और झटपट वहां से हट गया। नीलम, जो अभी भी आर्यन से गुस्से में थी, उसे इस तरह खींचने पर आग बबूला हो गई। तभी आर्यन ने उसे पीछे की तरफ घुमाया। जहां पर वे लोग खड़े थे, वहां इस वक्त एक चीता खड़ा था। अगर वे दोनों समय पर नहीं हटते तो इस वक्त उनमें से कोई घायल हो गया होता। तभी आर्यन ने झट से अपनी तलवार निकाली। यह ड्रैगन स्वॉर्ड नहीं था। यह तलवार राजा की दी हुई तलवार थी, रैंक 1 की आत्मीय तलवार, जिसकी वजह से इस वक्त उसमें से एक लाल रोशनी निकल रही थी। तभी आर्यन ने अपनी अंदरूनी ताकत उस तलवार में भरी और आगे बढ़ने लगा। तभी नीलम ने आर्यन को रोका और बोली, ये एक रैंक 3 का जानवर है। तुम्हारे लिए यह खतरनाक हो सकता है, मुझे जाने दो। उसकी बात पर आर्यन ने मुस्कुराते हुए नीलम को देखा और बोला, आप घबराइए मत, मैं देख लूंगा। तभी आर्यन ने अपनी तलवार में और भी शक्ति भरनी शुरू कर दी, जिससे उस तलवार की रोशनी और भी बढ़ने लगी और वहां पर एक हल्की शेर की दहाड़ गूंजने लगी। तभी आर्यन आगे बढ़ा
उसे आगे बढ़ते देख वहां का चीता और भी अग्रेसिव हो गया और आर्यन की तरफ तेजी से झपटा। आर्यन ने अपनी तलवार को लहराया और एक ही बार में उस चीते के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आर्यन ने अपनी तलवार से उस चीते के सिर को फाड़ दिया, जिसके अंदर एक लाल मनका था। आर्यन को समझ में आ गया कि यह कुछ और नहीं, जल क्रिस्टल था, वह उच्च कोटि का। अगर कोई पानी तत्व वाला इंसान इस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर ले तो उसकी तत्व की शक्ति एक रैंक और आगे बढ़ सकती थी। तभी आर्यन नीलम की तरफ मुड़ा और पूछा, सीनियर, आपका तत्व कौन सा है? उसकी बात पर नीलम पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर उसने कहा, पानी। उनकी ये बात सुनकर आर्यन बहुत ज्यादा खुश हो गया। आर्यन उठा और नीलम के पास जाकर वह मन का नीलम को दे दिया और बोला, सीनियर, यह आपके लिए है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। नीलम ने जब आर्यन को ऐसा करते देखा तो वह बस उसे देखती ही रह गई, क्योंकि आज तक उसके पिता के सिवा किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया था। वह मन का सच में नीलम को चाहिए था, लेकिन वह सीधे सीधे आर्यन से नहीं मांग सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब उसे कोई प्रतिक्रिया न देते देखा तो आर्यन बोला, ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं इसका नीलामी करा दूंगा, इसके अच्छे खासे दाम तो मिल ही जाएंगे। उसकी बात सुनकर नीलम ने झट से वह मनका ले लिया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए बोली, ठीक है, तुम इतना निहोरा कर ही रहे हो तो मैं ले लेती हूं। उसकी इस बात पर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी नीलम बोली, चलो अब हमें आगे चलना चाहिए। उसके बाद वे दोनों आगे बढ़ गए। बहुत समय तक तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वे लोग काली पहाड़ी के आधे भाग में पहुंच चुके थे, पर अभी भी उन्हें उस छिपकली का कोई निशान नहीं मिला था। तभी आर्यन को थोड़ी फुसफुसाहट सुनाई दी। जब से उसने हेवनली स्वॉर्ड थंडर को सीखा था, उसकी सभी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। आर्यन ने नीलम का हाथ पकड़ा और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वहां एक भेड़ियों का झुंड आ गया। उन्हें देखते ही नीलम थोड़ा डर गई। तभी उसने अपने हाथ पर आर्यन का हाथ महसूस किया, जिससे वह बिल्कुल शांत हो गई। आर्यन अभी भी उन्हें ही देख रहा था। तभी उन भेड़ियों का लीडर वहां पहुंच गया, जहां पर पहले नीलम और आर्यन खड़े थे। उसने वहां पर सूंघा और आर्यन व नीलम की तरफ देखने लगा। आर्यन को समझ में आ गया कि अब उनसे छिपने का कोई फायदा नहीं है। उसने इस बार कोई लापरवाही नहीं बरती। आर्यन झाड़ी से बाहर आ गया। उसे देखते ही वह भेड़ियों का लीडर गुर्राने लगा। तभी आर्यन ने हेवनली स्वॉर्ड थंडर को जागृत कर दिया, जिससे उस तलवार से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आर्यन ने बिना समय गंवाए भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। नीलम अभी भी स्तब्ध थी कि आखिर हुआ क्या। आर्यन अब भी भेड़ियों से लड़ रहा था। आर्यन को आखिर ज़ारा के लिए यह खतरनाक मिशन क्यों करना पड़ रहा है, जब उसे इनाम से कोई मतलब नहीं। ज़ारा और आर्यन के बीच क्या रहस्य छुपा